शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। राजस्थान के झालावाड़ में 1 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने इसे अलग अलग जगहों से बरामद किया था। फिर अदालत के आदेश के बाद चरस और दूसरे नशीले पदार्थों को झालावाड़ पुलिस लाइंस में आग लगा दी गई। इस कार्रवाई को पूरा होने में करीब 4 घंटे का समय लगा। बिहार में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। इसके लिए परीक्षा सेंटर पर खास इंतजाम किए गए। मुजफ्फरपुर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां एग्जाम सेंटर पर छात्रों को चंदन लगाया गया। इतना ही नहीं, उनका मुंह भी मीठा करवाया गया है। इस साल राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 6,36,432 छात्राएं और 6,81,795 छात्र शामिल हो रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। वहीं ये भी दावा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर एनएसए लगेगा। इतना ही नहीं, गाजीपुर जिला विद्यालय निरीक्षक अशोकनाथ तिवारी का कहना है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जिले में कोई भी दागी बोर्ड परीक्षा सेंटर नहीं बनाया गया है। जो भी सेंटर बने हैं उनकी जाँच कराकर ही उन्हें परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिले में 253 परीक्षा केंद्र बन रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बर्फबारी हुई। यहाँ के पहाड़ कुदरत के इस करिश्मे से ढक गए। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने इन पर्वतों को सफेद चादर उड़ा दी हो। बागेश्वर के कपकोट में बर्फबारी के बाद धूप खिली। इस दौरान मौसम साफ होते ही सैलानी घूमने निकल गए। सड़कों के किनारे कई फीट तक जमी बर्फ में ये सैलानी मस्ती करते दिखे। कभी वो बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारते नजर आए तो कभी बर्फ से आकृति बनाने की कोशिश की। उत्तराखंड की तरह धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का भी यही नजारा है। यहाँ बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। डल झील में तैरते मकान यानी शिकारा की चाल बदली हुई है। बड़ी संख्या में सैलानी होटल के साथ साथ इन शिकारा में भी ठहरे हुए हैं। वो पानी पर तैरते इन होटलों से डल लेक का मनमोहक नजारा देख पा रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबार भी खुश हैं क्योंकि रिकॉर्ड सैलानियों के पहुंचने से उनकी आमदनी बढ़ गई है। सैलानियों को कोई परेशानी न हो इसलिए डल लेक के किनारे बने रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। इसलिए आज खबर बजट से जुड़ी है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश किया गया और जैसी उम्मीद थी इस बजट में सभी तबके और सभी सेक्टर के तेज विकास पर फोकस है। लेकिन मोटे तौर पर यह बजट गांव, गरीब और किसानों का है। साथ ही इसका लक्ष्य न्यू इंडिया के सपनों को जमीन पर उतारने का है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह बजट बेहद खास है। इसलिए जरूरी है कि इसकी खूबियों को समझने के लिए हॉर्न बजाया जाए। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। उम्मीदों का बजट, विकास का बजट, हर तबके हर सेक्टर की तरक्की का बजट। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में पूरा फोकस सशक्त और खुशहाल भारत बनाने पर दिखा, जिसमें निवेश, सुधार और लोगों को राहत सभी में शानदार संतुलन नजर आता है। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। देश की तरक्की और रोजगार के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत समझते हुए बजट में इसे ज्यादा महत्व दिया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय दिया गया है। सड़क, राजमार्ग और शहरी कार्यों के लिए रकम बढ़ाई गई है। साथ ही 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। इस बजट की खासियत ये है कि इसमें शिक्षा और रोजगार पर फोकस है। युवाओं को ज्यादा रोजगार देने के लिए बजट में प्रावधान है। देश भर में 30 से ज्यादा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। देश की बेहतर सेहत के लिए भी देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget. देश के समान विकास के लिए मोदी सरकार की नजर हमेशा से किसानों पर रही है। इसीलिए नए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। इस नए बजट में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ उपहार है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया गया। महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना लाई गई है, तो बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम सीमा बढ़ाई गई है। इसी तरह मध्यम वर्ग को भी कई सुविधाएं और राहत मिलने वाली हैं। 8 साल बाद टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया है। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। बजट से वित्त मंत्री ने देश की जनता को फील गुड कराने की पूरी कोशिश की है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर न्यू भारत की इमारत खड़ा करने की कोशिश हुई है। अब नया बजट आपके सामने है। नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार का आम बजट सभी के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर आया है। गरीबों को जहां 1 साल और मुफ्त अनाज देने का वादा किया गया, युवाओं रोजगार के लिए कई अहम ऐलान किए गए, वहीं इस बार का बजट सैलरी क्लास के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नए टैक्स स्लैब में क्या है टैक्स कैलकुलेशन। अगर आपकी आय 3 लाख तक है तो टैक्स देनदारी 0 होगी। 7 लाख की टैक्स छूट के बाद अगर आपकी सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के स्लैब पर 10% टैक्स देनदारी होगी। अगर आप 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब में आते हैं तो 15% टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा।
टैक्स कैलकुलेशन का मोटा मोटा गणित तो आपने समझ लिया। अब आपको एक उदाहरण के जरिए नए टैक्स रिजीम का कैलकुलेशन समझाते हैं। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, अब इसे भी समझ लीजिए। 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की सैलरी पर 5% टैक्स लगेगा, जो कि करीब 15,000 रुपए होगा। 6 से 9 लाख की आय पर 10% टैक्स देनदारी होगी, यानी कि 30,000 रुपए टैक्स चुकाने होंगे। वहीं 9 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स लगाया गया है, यानी कि 15,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 60,000 रुपए टैक्स के चुकाने होंगे। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर किसी की सालाना आमदनी 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो खुद ब खुद नए टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएगा। अगर कोई इसमें शिफ्ट नहीं होना चाहता है तो उसे फॉर्म भरकर इसकी जानकारी देनी होगी। पुराने और नए टैक्स स्लैब को अच्छे से समझाया हमारे एक्सपर्ट डीके मिश्रा ने। पहले अगर हम इस हिसाब से देखें पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो 10 लाख की आय कमाने वाला व्यक्ति का जो टैक्स स्लैब था 0 से 2.5 लाख तक शून्य टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक पूरा जो भी था वो उसको एक टैक्स लगता था जो 20% का स्लैब था, और 10 लाख के ऊपर जो भी टैक्स इनकम आय थी वो 30 है। तो ये 10 लाख की इनकम में 20% का टैक्सेशन उसको लगना था। हम ये अगर उदाहरण माने कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ सेविंग नहीं करता दोनों जगह, मतलब नई स्कीम में और पुराने स्कीम में, तो जो 5 लाख से 10 लाख का टैक्स ब्रैकेट था उसमें उसको 20% का टैक्स से 1 लाख वो हो गया और 12,500 हो गया, जो कि उसको 2.5 से 5 में देना था। तो 1,12,500 का ये टैक्स उसको देना होता। अगर मैं ये मान के चलूं कि उस पे उसने छूट भी क्लेम कर लिया, 1.5 लाख रुपए का एटीसी में ले लिया, 50,000 का उसने और अन्य भी एडिशनल जो मिलता है उसको भी ले लिया, तो 8 लाख पे भी अगर हम टैक्स लगाते हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 तो लगना था। जो 5 लाख 1 रुपए से लेके 8 लाख तक लगना था 3 लाख पे, वो 60,000 होता है। तो 60 और 12 ये 72,500 होता है। तो सेविंग के बाद भी वो 72,500 है, जबकि नई रिजीम में वो 60,000 रुपए ही देना होगा। और समाज यानी कि हर जगह बजट की ही चर्चा है। बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इसे जानने के लिए चलते हैं सोशल अड्डा पर। तो वित्त मंत्री का पिटारा खुल चुका है। मिडिल क्लास को राहत मिली है, सर्विस क्लास को राहत मिली है, लेकिन बिजनेसमैन को क्या मिला है? वो लोग जो बाजार में बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, क्या उनके हिस्से भी कुछ आया? मेरे साथ तमाम वो बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार गुड न्यूज टुडे पर वो बजट को देखते आए हैं, समझते आए हैं। पूरी बात उन्होंने यहाँ पर बैठकर सुनी है एक साथ। लेकिन अब बात मौका ये पूछने का कि उनके हिस्से में आखिर क्या कुछ आया है। जो सर्विस क्लास को राहत दी है, इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाकर अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है आपको। जब सर्विस क्लास की जेब में पैसा आएगा तो वो उन पैसों को लेकर आपके पास ही आएगा, नया टीवी, नया फ्रिज खरीदेगा। उससे आपको थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है कि जो बिक्री है वो बढ़ने वाली है? थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा कि मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया है टैक्सेशन के अंदर, लेकिन जो मेन बायर होते हैं या वेल्थ क्रिएटर होते हैं वो हायर इनकम ग्रुप के ही होते हैं ज्यादातर। बाकियों को तो सब्सिडी वगैरह के थ्रू जो हम लोग टैक्स देते हैं वो वहां निकल जाता है रादर देन डेवलपमेंट। तो मैं सोचता हूं कि जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, अच्छी तरह टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला जिनकी 15 लाख से ऊपर इनकम है। मैं देख रहा था आपने ग्रुप पर अपना बहुत लंबा चौड़ा एक मांग पत्र डाला कि ये उम्मीदें हैं बजट से पहले वित्त मंत्री से। वो उम्मीदें पिटारा खुलने के बाद उनमें से कुछ उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं या फिर कुछ भी नहीं? जब तक रिटेल सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक बेसिकली हम लोगों को फोकस चाहिए रिटेल सेक्टर पे। तो वो फोकस इसी तरीके से आ रहा है, जैसे 5 को 7 कर दिया तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो शायद मार्केट में वो पैसा आए। बट एज सच कोई हमको लग नहीं रहा कि स्पेसिफिकली ऐसा हमको सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी चाहिए था, वो सबको लेके कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं मिली है। कोई अनाउंसमेंट नहीं मिला? कुछ कोई राहत नहीं दिखाई पड़ रही है आपको? नहीं, राहत सुनने में तो अच्छी लग रही है कि राहत दी गई, लेकिन राहत मिले नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। जो आम दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, गली का दुकानदार है या सेक्टर 18 जैसे मार्केट में बैठा दुकानदार है, उसके लिए नहीं लगता कि कहीं कोई राहत की। आप लोग ज्वेलर्स हैं, क्या उम्मीदें थी आपको और अब आज क्या निराशा हाथ लगी है या फिर कुछ आशाएं भी हैं आगे के लिए?
नहीं, मुझे तो निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि कल तक ये बात थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी जिससे कि गोल्ड का मूल्य सस्ता हो जाएगा, बट उल्टा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई जिससे कि अभी 10-15 मिनट में ही गोल्ड में 800 से 1000 रुपए की तेजी आ गई है, जो कि बाजार के लिए अच्छा नहीं है। टीवी को लेकर शायद ये बात कही गई है कि जो उसके पार्ट्स हैं उस पर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी, जिससे टीवी के सस्ते होने के शायद चांसेस बनेंगे। बिल्कुल टीवी सस्ते होंगे और मार्केट में कस्टमर्स का फ्लो बढ़ेगा। अच्छा है, काफी सही किया है उन्होंने। बजट से बहुत कुछ निकला, सर्विस क्लास को बहुत कुछ मिला, लेकिन व्यापारी वर्ग अभी उतना खुश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ महीनों में जा सकते हैं अमेरिका, तो वायुसेना के नए वाइस चीफ ने संभाल ली है कमान। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सेस वे पर, जहां देश की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश आने का न्योता दिया है। कहा जा रहा है कि गर्मियों में प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हो पाई हैं। इस पर दोनों देशों के अधिकारी काम कर रहे हैं। चर्चा है कि भारत और अमेरिका के अधिकारी जून या जुलाई में किसी तारीख को तय करने की कोशिश में हैं। ये वो समय होगा जब अमेरिका में संसद की कार्यवाही चल रही होगी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। अमरप्रीत सिंह को साल 1984 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 5000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस है। आम बजट के बाद बीजेपी अब चुनावी मोड में आ गई है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में मेघालय, नागालैंड समेत दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। यूपी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब मुंबई में भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो बीएमसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका दावा है कि वहां वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में राजभर ने उद्धव से मुंबई में मुलाकात भी की थी। इसी के बाद उन्होंने दावा किया कि उद्धव ने बीएमसी चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने फिर काशी विश्वनाथ में जाकर दर्शन किए। वो मंगलवार को यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दोनों दिनों में मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अनंत अंबानी रविदास घाट गए, जहां क्रूज पर सवार होकर उन्होंने घाट का नजारा देखा। अनंत अंबानी की हाल ही में सगाई हुई है। लिए चलते हैं आपको धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी जरूरी खबरें होती है। और ये वो खबरें होती है जिनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, सीधे लिए चलते हैं आपको धन बाजार। जहां एक तरफ बुधवार को देश का बजट पेश हुआ, तो वहीं भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। बजट के दिन 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 158.18 अंक चढ़कर 59,708.08 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 45.85 अंक फिसलकर 17,616.3 अंक पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार बुधवार को दिल्ली सराफा मार्केट में सोने के दाम में इजाफा दर्ज हुआ। बुधवार को 1090 रुपए की छलांग लगाते हुए सोने का भाव 57,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,852 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमतों में 1,947 रुपए की उछाल दर्ज हुई। इसी के साथ प्रति किलो चांदी का भाव 67,950 रुपए से 69,897 रुपए हो गया। सरकार ने लैब में बनाए जाने वाले हीरो के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सीड्स के आयात पर शुल्क में कटौती करने का बुधवार को प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत प्राकृतिक हीरो की कटिंग और पॉलिश में वैश्विक केंद्र बन चुका है और इस वक्त मूल्य के लिहाज से वैश्विक कारोबार में 3/4 योगदान देता है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती है। आज ऐसी एक खबर जुड़ी है रामशिला से। रामलला की मूर्ति के लिए पवित्र शालिग्राम पत्थर की यात्रा नेपाल से शुरू हुई और अब ये अयोध्या पहुंच चुकी है। नेपाल के पोखरा के काली गंडकी नदी से निकाले गए पवित्र शिला का वजन 40 टन से भी ज्यादा है, जिसे नदी से ट्रक के जरिए निकाला गया और ट्रक के जरिए ही सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचाया गया।
जनकपुर से लेकर अयोध्या तक, जहां से शालिग्राम को ले जाया जा रहा है, ट्रक गुजर रहा है, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। बल्कि कहना चाहिए कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी के मन में उस शालिग्राम को देखने की इच्छा नजर आई, जिससे रामलला की मूर्ति बनाने की योजना है। आज अयोध्या में भी भक्ति और आस्था की विभोर कर देने वाली तस्वीर नजर आई। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का ही चुनाव क्यों किया गया? दरअसल शालिग्राम शिलाओं का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धर्म में शालिग्राम पत्थर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र मिलता है। इस कहानी में जलंधर नाम के असुर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी थी। ऐसे में घबराए देवता मदद की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने जलंधर को सामने देख तपस्या छोड़ दी, जिसके बाद दैत्य जलंधर मारा जा सका। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं। सभी मंदिरों में शालिग्राम की पूजा होती है और उस रूप में होती है जिस रूप में साक्षात विष्णु की होती है। तो इनको श्राप मिला था वृंदा से। जब वृंदा के सतीत्व नष्ट कर दिए विष्णु, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी हो जाओ। इसी तुलसी और इसका शालिग्राम का संबंध, वही शालिग्राम पत्थर जो वहाँ पर ये गंडकी नदी में है, उसी को यहाँ पर लाया जा रहा है और उसी के बालक रूप में भगवान रामलला की मूर्ति। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। जो रामलला की भव्य दिव्य मूर्ति वहां पर बैठेगी और दूसरे मंजिल पर पूरा राम दरबार होगा, उसके लिए यह विचार हुआ साधु संत महात्माओं का कि शालिग्राम शिला उपलब्ध किया जाए। और शालिग्राम शिला ये नेपाल में पोखरा के पास दामोदर कुंड से ही उपलब्ध होता है। वही काली गंडकी नदी आकर के बिहार में नारायणी नदी हो जाती है, तो शालिग्राम उसी में से मिलता है। तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर जनकपुर के श्री महंत से बात करके और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके और ये तय हुआ, नेपाल ने कहा कि मैं शिलाखंड दूंगा। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय खंड की इसी शालिग्रामी नदी में मिलता है। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडकी नदी है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जिस तरह नर्मदा नदी से निकले पत्थर साक्षात नर्मदेश्वर महादेव का रूप माने जाते हैं, ठीक उसी तरह गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिलाओं को साक्षात श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कालीगंड की महिमा है, आप लोग भी जानते होंगे। जब विश्व में अगर शालिग्राम पूजा, यहाँ पर एक महिमा है जो विष्णु जी का स्वयं अवतार, इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। ये जो शिला है वो शिला आप ले जाइए, पूजन विधि शुरू कर दीजिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट करते हैं हिमालय खंड में कालीगंड की नदी से। और एक नर्मदा है जो स्वयं महादेव का प्रकट लीला है वहाँ का, नर्मदा का। यह आध्यात्मिक वेद पुराण से सदियों से संबद्ध है। तो हम लोग को जो ये कालीगंड की से शिला जाना है, स्वयं विष्णु जी का अवतार ही जा रहे हैं। ऐसे में गंडकी नदी के तल से जब स्वयं ईश्वर का रूप मानी जाने वाली शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया, तो शिलाओं के पूजन अर्चन के साथ साथ नदी से क्षमा याचना भी की गई। काफी समय से विशेषज्ञों की इसमें पूरी पहल की गई
विशेषज्ञों से राय विचार किया गया और उसके बाद इन शिलाओं का जो है वो चयन किया गया और फिर 26 जनवरी को काली गंडकी नदी से इन 3 शिलाओं को निकाला गया और इन शिलाओं को निकालने से पहले वहां पर क्षमा याचना पूजन की गई। काली गंडकी नदी से जो है वो क्षमा मांगी गई क्योंकि ये पत्थरों को जो है इन विशाल शिलाओं को वहां से निकाला जा रहा था। वहां पर भी पूजा और पाठ और अनुष्ठान किया गया और उसके बाद ये यात्रा शुरू हो गई। मूर्ति रचना करने वालों को दिखाया जाएगा। जब वो सब देख लेंगे तब आगे बात बढ़ेगी। लेकिन भारत में कहां-कहां इस प्रकार के पत्थर उपलब्ध है वो सब भी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पत्थर को एक बार ले आए उसमें मूर्ति बन ही जाएगी। वो तो जब उस पर टांकी लगेगी तब मूर्तिकार बताएगा इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता। वैसे भी राम मंदिर निर्माण के महाकाव्य में साल 2023 एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। इस साल के अंत तक राम मंदिर निर्माण काफी हद तक पूरा हो जाएगा। इसी साल रामलला की मूर्ति भी तैयार होनी है। यही वजह है कि इस समय असंख्य राम भक्तों समेत अयोध्या की धरती बेसब्री से इन दिव्य शिलाओं की राह देख रही है। जनकपुर से रोहित सिंह, लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सीधे आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं। शिल्पी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, अयोध्या शहर में प्रवेश हो चुकी है ये शालिग्राम शिला। इस वक्त अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है, आगे कहां लेकर जाना है? देखिए, मैं आपको अपडेट दे दूं, अब शालिग्राम शिलाएं वहां पहुंच चुकी हैं जहां के लिए वो चली थी। कारसेवकपुरम बिल्कुल अभी अभी पहुंची है ये शालिग्राम शिलाएं और हम कह सकते हैं कि यहाँ का उल्लास ऐसा है, यहाँ उमंग ऐसी है जो शायद ही किसी ने देखी हो, क्योंकि तैयारी पूरी थी स्वागत की। और ऐसे में कारसेवकपुरम जैसे ही अभी हम लोग अंदर आ ही रहे हैं, यानी कि जो काफिले में और जो गाड़ियां हैं जो अभी कारसेवकपुरम में होकर के आ रही हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं इस बात को कि किस तरह से यहाँ पर प्रतीक्षा हो रही थी। कई घंटों से ये प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात है और शायद इसी का इंतजार था। तो हम कह सकते हैं कि अब फाइनल अपने डेस्टिनेशन को, यानी गंतव्य पर, अपने मंजिल पर ये शिलाएं पहुंची हैं और इसलिए अब बहुत ज्यादा उल्लास यहाँ कारसेवकपुरम में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ जो साधु संत हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। और अब हम कह सकते हैं कि जहाँ के लिए शिलाएं चली थी वहाँ के लिए वो पहुँच गई हैं और वहाँ पर अब उनका भव्य स्वागत में अभी वो शिलाएं खड़ी हैं, लेकिन लोग देखने बिल्कुल बाकायदा हम देख रहे हैं कि वहां पर स्कॉट किया जा रहा है और ले जाया जा रहा है इन शिलाओं को। और कारसेवकपुरम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये शिलाएं जो है पहुंच चुकी हैं, यहीं पर आना था और इसके बाद आगे का कार्यक्रम है। देखिए बाकायदा स्कॉट करके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम साधु संत जो है वो भी मौजूद हैं। और अभी अभी आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कारसेवकपुरम की, जहां पर ये शिलाएं जो हैं, देव शिलाएं, वो पहुंच चुकी है। देखिए पटाखे बजाए जा रहे हैं आसमान में और ये देखिए गौरव गान किया जा रहा है, जय घोष की तस्वीरें। ये थोड़ी देर पहले की अब तस्वीरें हैं, जैसे ही ये शिलाएं आई उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, ध्वज फहरा रहे हैं रामलला के आने की खुशी में। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि रामलला ही आ गए हैं, क्योंकि इन्हीं देव शिलाओं से रामलला की उस पवित्र मूर्ति को उकेरा जाएगा इसमें और इसे फिर स्थापित किया जाएगा। जो बातें अभी सामने आ रही है, शिल्पी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। शिल्पी, ये जो तस्वीरें हैं बेहद आनंदित करने वाली तस्वीरें हैं, मन को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। जरा ये बताइए, कारसेवकपुरम अब ये पहुंच चुकी है देवशिलाएं, अब यहां से हम जैसा कि देख पा रहे हैं चारों तरफ लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ स्कॉट करके बाकायदा ले जाया जा रहा है इस पूरी यात्रा को। आगे किस तरह का कार्यक्रम है, कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी आप आवाज सुन रही होंगी संगीत की, यहाँ पर अब वो उल्लास है, वो उमंग है। स्वागत का यही तरीका इस समय है और हम देख रहे हैं कुछ आरती की थाल भी हाथ में है और
अब आरती होने जा रही है। इसके बाद आगे का कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे का है, जब हम कह सकते हैं कि पूजा अर्चना की जाएगी इन शिलाओं की, और उसके बाद उनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको जिनके हाथ में ये शिला सौंपी जानी है आगे के कार्यक्रम के लिए, जिस प्रयोजन से ये शिला यहाँ लाई गई है वो। लेकिन उससे पहले आज की रात से कासेवकपुरम में रुकेंगी शिलाएं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको लेकर के भारी उत्साह यहाँ पर भीड़ लोगों की है, हुजूम लोगों का है, जो इन शिलाओं को एक नजर देखना चाह रहा है। और यहाँ के लोग भी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम कह सकते हैं कि भगवा भी लहराया जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि ऊपर एक तिरंगा भी है शिलाओं के, यानी कि ये बिल्कुल साफ है कि ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक बात तो है ही, लेकिन और बिल्कुल तस्वीरों में हम देख रहे हैं लोग जिस तरह से अपने शीश नवा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस एक बार स्पर्श कर ले इन शिलाओं को तो ऐसा लगता है कि भवसागर जो है वो पार हो जाएगा। वो तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और यही इच्छा रही है उन तमाम लोगों की जहां जहां से ये देव शिलाएं होकर गुजरी है। शिल्पी, वाकई ये अपने आप में एक तरह का इतिहास है जो हम बनते हुए देख रहे हैं, जिसकी साक्षी आप भी हैं, जिसकी साक्षी मैं भी बन रही हूं यहाँ पर। और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से विशेष करके हम ये जो यात्रा, शोभा यात्रा दिखा रहे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक यहाँ पर हो रहा है। देखिए, लगातार जिस तरह से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिल्पी आपको बता दें कि ये जो पूरी यात्रा है, इसके साथ हमारे संवाददाता शिल्पी सेन लगातार बनी हुई हैं, जो हमें जानकारी दे रही है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लोगों को अनुभव हो रहा है कि बस एक बार अगर इन देवशिलाओं को स्पर्श उन्होंने कर लिया, देखिए दोनों हाथ उठाकर किस तरह से लोग जो है यहाँ पर श्रीहरि का स्मरण भी कर रहे हैं, और एक बार इन देवशिलाओं को स्पर्श कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इन्हें स्पर्श कर लेंगे तो हर बाधा, हर संकट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, वो सुख की प्राप्ति मिल जाएगी, जिस दैवत्व की प्राप्ति की वो लोग कामना करते हैं वो प्राप्ति कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो फिलहाल गंतव्य स्थल तक ये देवशिलाएं पहुंच चुकी है। साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। अब आगे जो है, जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही हैं शिल्पी, यानी कि रात्रि विश्राम एक तरीके से हम कहें कि कासेवकपुरम में इन शिलाओं का होगा, देवशिलाओं का होगा, और उसके बाद सुबह जो है फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाना है। बिल्कुल, देखिए अभी रात्रि विश्राम यहीं पर होगा, और आज के दिन हम कह सकते हैं कासेवकपुरम जो एक ऐतिहासिक जगह अपने आप में है, उस जगह के लिए और यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात है। और कल सुबह 10 बजे का जो कार्यक्रम है, हमको जैसा कि बताया गया है, इन शिलाओं का पूजन किया जाएगा और इनको सौंप दिया जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि ये सफर, एक बड़ी यात्रा, क्योंकि जनकपुर से लेकर के बिहार होते हुए और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए ये यात्रा पहुंची है अयोध्या, यानी अपने गंतव्य, अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बात और बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी सामने थे वो ये हमको लगातार ये कह रहे थे कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी कि हर व्यक्ति जो इस यात्रा में शामिल था उसने ये माना कि वो भी इस लक्ष्य में शामिल है, वो भी इस उद्देश्य में शामिल है, वो भी इस यात्रा में शामिल है, और वो इसका एक भागीदार है, इसका एक छोटा सा अंश है। तो हम कह सकते हैं कि राम के काज में जैसा हर कोई खुद को यहाँ पर समर्पित मान रहा था, उसी तरह हम देख रहे हैं कि अब वो जैसे कोई उद्देश्य पूरा हुआ हो, बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ हो, उसके लिए जिस तरह से आनंदित लोग होते हैं, आह्लादित होते हैं, जिस तरह से उमंग होती है, वो अब उमंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और हम कह सकते हैं कि अपने आप में ये एक बड़ा लक्ष्य पूर्ण होने जैसा ही है, और उतना ही उत्साह, उतनी ही उमंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आमतौर पर इस तरह का विषय जब होता है तब धार्मिक भावनाएं ज्यादा दिखती हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक के साथ साथ
सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का भी हमको एक राष्ट्रवाद की भी झलक दिख रही है, क्योंकि इसमें तिरंगा भी लहराया जा रहा है और ये तिरंगा इस देवशिला के साथ ही आया है। हमने इसको कई बार कुशीनगर से लेकर अब तक लहराते हुए देखा है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र मंदिर जिसको कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि राष्ट्र मंदिर है, अब राष्ट्र मंदिर में जिस तरह से शिला इसको तराश करके देव प्रतिमा बनेगी, रामलला की प्रतिमा बनेगी, उसका एक प्रतिरूप, उसकी एक प्रतिकृति, हम कह सकते हैं उसकी एक झलक इस समय मुझको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रही है। और मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही विशेष अवसर है हम सब लोगों के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। और इन तस्वीरों को गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अपने आप में ये एक इतिहास ही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जब इस तरह से नेपाल से चलकर इन देव शिलाओं को यहाँ भारत लाया गया है और यहाँ पहुंचने पर देखिए लोग किस तरह से इसे स्पर्श कर अपने तमाम दुख दर्द को भूल जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार अगर इन देव शिलाओं को स्पर्श कर लिया तो रामलला को स्पर्श कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भावना वही है, कहीं ना कहीं अनुभूति वही है, सोच वही है, क्योंकि इन्हीं देव शिलाओं से रामलला की मूर्ति को उकेरा जाएगा और उसके बाद उसे स्थापित किया जाएगा गर्भगृह में, अयोध्या में, मंदिर में। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो कि बेहद सुख देने वाली है। पाकिस्तान के मंत्री ने ही मान लिया है कि उनकी सरकार तैयार करती है आतंकी, तो ईरान में एक जोड़े को हुई है 10 साल की सजा। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पेशावर में हुए बम ब्लास्ट के बाद वहां के मंत्री ने ही एक बड़ा कबूलनामा किया। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान ने ही मुजाहिदीन तैयार किए जो बाद में जाकर आतंकवादी बन गए। यही बात भारत भी पिछले कई सालों से कहता आया है, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब उसी के मंत्री ने अपनी नेशनल असेंबली में बयान दिया। वहीं सनाउल्लाह ने पिछली इमरान खान सरकार के एक फैसले को भी गलत ठहराया। उनके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करना और उसके आतंकियों को छोड़ना बड़ी गलती थी। चीन ने कोरोना संकट के बीच एक और फैसला लिया। अब दक्षिण कोरिया से चीन जाने वाले सभी यात्रियों के लिए टेस्ट शुरू कर दिए गए। पिछले महीने दक्षिण कोरिया ने चीन से पहुंचने वाले यात्रियों पर ऐसा ही बैन लगाया था। माना जा रहा है कि अब इसी के जवाब में चीन ने सख्ती की। इतना ही नहीं, कोरोना टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए लोगों को क्वारंटीन या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उधर बीजिंग में दक्षिण कोरियाई दूतावास ने इस फैसले पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बड़ी राहत की सांस ली है। दरअसल करीब 3 हफ्ते पहले खोया एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया है। वहां की सरकार ने कहा था कि ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल हर घंटे 10 एक्सरे जितना रेडिएशन छोड़ रहा था। ऐसे में लोगों से इससे 5 मीटर की दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। इसके ज्यादा करीब जाने से स्किन जलने और कई गंभीर बीमारियों का खतरा था। ये कैप्सूल 12 जनवरी को तब खोया जब इसे दूसरे कैप्सूल के साथ एक ट्रक में लादकर एक माइनिंग साइट से लाया जा रहा था। अमेरिका ने कोरोना से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब वहां 11 मई को कोरोना इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। वहां बीमारी से जुड़ी 2 इमरजेंसी लगाई गई थी। इसमें नेशनल इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शामिल हैं। ईरान की एक अदालत ने एक जोड़े को आजादी टावर के सामने रोमांटिक तरीके से डांस करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई। इन दोनों ने महिलाओं के पक्ष में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए यहां डांस किया था, लेकिन अदालत ने इसे सरकार के आदेशों की अवहेलना करार दिया। साथ ही ये कड़ी सजा भी सुनाई। न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक जरूरी खबर। बजट पेश होता है तो आम लोगों की नजर इस बात पर होती है कि कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी सस्ती। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर चीजों की कीमत अब बजट से तय नहीं होती, लेकिन आज के बजट में जो ऐलान हुआ है उनसे कुछ चीजों का महंगा या सस्ता होना तय माना जा रहा है। यानी कि बजट के आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ने वाला है, अब ये समझिए। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, यानी कि कुछ मोबाइल फोन सस्ते होंगे। कॉस्मेटिक और दवाइयां सस्ती होंगी। टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, यानी कि टीवी सेट सस्ते हो जाएंगे। लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती है। लेकिन सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आपात ड्यूटी 16% बढ़ाई गई है, यानी कि ये सिगरेट महंगी होने वाली है। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ेगी।
गोल्ड बार और प्लैटिनम से बने सामान पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। सोने की कीमत बढ़ सकती है, चांदी और उससे बने सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी कि चांदी भी महंगी होगी। वायरल चौक पर ठहरकर थोड़ी देर उन वीडियोस को जरा देख लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे। ये वेटर एक या दो नहीं बल्कि 2 से की 16 प्लेट्स एक साथ ले जाकर अपनी स्किल से सभी को प्रभावित कर रहा है। देखिए कैसे गर्मा गर्म डोसे को सावधानी से प्लेट पर रखा और उन सभी प्लेट्स को एक हाथ पर बड़ी सहजता के साथ कैसे वो आगे बढ़ रहा है। वेटर का ये टैलेंट इंप्रेस कर रहा है। संगीत जो सीमाओं को पार कर लोगों को एक साथ लाता है। ये क्लिप गिलगिट बाल्टिस्तान की एक लड़की का बताया गया है। लड़की ने मशहूर गायिका आशा भोसले के गाने आंखों की मस्ती को बेहद खूबसूरती से गुनगुनाया। लड़की की आवाज को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने उसे ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसकी तारीफ की है और दावा किया है कि इस बजट में लोगों को राहत भी मिली है और विकास का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन विपक्ष ने बजट का स्वागत नहीं किया, कहा कि बजट चुनावी है। To reduce the highest surcharge rate from 37% to 25%. I commend the budget to this August House. करीब 1.5 घंटे तक जब वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश किया, विपक्ष के नेताओं ने शांति से उनकी बात सुनी। लेकिन बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने छूटते ही बजट और बजट को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि बजट में सिर्फ शब्दों की कारीगरी है, हकीकत में इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अपने ढिढोरा पीटने में माहिर है सरकार और सरकार के वित्त मंत्री, आज भी ढिढोरा पीटते चले गए, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरा बयान पेश करते हैं। महंगाई की रोकथाम नहीं है, पर वहां बेरोजगारी की किस तरह की बेतासा इजाफा हो रहा है सब जानते हैं, और लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खाली है जेब। तो मोदी जी क्या किया बजट के चलते, हींग लगाई ना हींग लगाई ना फिटकरी लगाई, पर रंग चोखा कर दिया। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया। कमोबेश यही राय दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी रही। तंज कसा गया कि बजट 2024 के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। अभी चुनाव को सामने रखते हुए दूर है मिडिल क्लास इन सारे सरकार से, तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिया है। तुम्हारा भाई इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा। ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कुछ दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। हालांकि सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा महिलाओं, छात्रों और बेरोजगारों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। यहाँ तक कि गरीबों और किसानों के लिए भी बजट में जबरदस्त प्रावधान है। लेकिन विपक्ष ने पूरा बजट सुनने के ठीक बाद इसकी कमियां निकाल दी। बेरोजगारों की संख्या कितनी है? कई करोड़ में है। और आपके पास क्या मॉडल है रोजगार के लिए? तो आपने गोल गोल बातें की हैं, कोई भी ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। तो फिर ये आम बजट कैसे हुआ साहब?
ये तो खास लोगों का, खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट। रात में जैसे सोते हैं, सपना देखते हैं और सुबह उठिए सब साफ है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है। बजट पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर तंज कसने में बीजेपी पीछे नहीं रही। क्या कांग्रेस समर्थन करेगी क्या? आपसे वो लोग बात करें, मैं देख रहा था जब इनकम टैक्स की घोषणा हुई, रबर पर एग्जम्पशन दिया गया तो था, और जब वो शुगर फैक्ट्री को वो भी ताली पीट रहे थे, तो एक तो तारीफ कर देते। इतना छोटा दिल क्यों है विपक्ष का भाई? अभी तो खुल के बोला करो। चलिए, वो अपना विरोध करेंगे, देश खुश है, हम लोग खुश हैं, और ये विकास का एक बहुत ही प्रभावी है। चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स का बोनांजा है, चाहे उसकी बात कहें, अथवा अगर आप बारीकी से वित्त मंत्री जी के भाषण को सुने तो गरीब को जो राशन पहुंचाना है, 80 करोड़ नागरिकों को जो राशन पहुंचाने का पूरा खर्चा है 2 लाख करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। सरकार ने खेल बजट बढ़ाकर कर दिया है 3400 करोड़। तो टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा है एक झटका जोर का। चलिए, खेल से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। बुधवार को संसद में पेश हुए आम बजट में खेल बजट में भी बम्पर इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट से 723.97 करोड़ रुपए ज्यादा है। भारतीय टीम 2023 की पहली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, लेकिन इसी बीच टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के पहले टेस्ट मैच से बाहर होने की खबर है। अय्यर अपनी बैक इंजरी के चलते पहले मैच से बाहर हो गए हैं। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फरवरी-मार्च के महीने में होगी। सीरीज का पहला मैच 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भारत दौरे पर अपनी टीम के साथ नहीं आ पाए। उन्हें फ्लाइट छोड़नी पड़ी क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका वीजा समय पर नहीं मिल सका। खुद इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। एक मजेदार तस्वीर भी शेयर करते लिखा कि वो भारत के वीजा के इंतजार में हैं। विमेंस प्रीमियर लीग यानी महिला आईपीएल में प्लेयर्स की नीलामी 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बीसीसीआई ने फाइनल डेट और वेन्यू तय नहीं किया है, लेकिन ऑक्शन मुंबई या दिल्ली में हो सकता है।